गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर की ओर हम देख लेते हैं। वैसे हमने ये बता दिया था कि जो वाटर है वो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो वाटर की जो नेचर है वो होती है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये एसिड की तरफ भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरफ भी बिहेव कर सकता है। ठीक है। और जो वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ भी बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ भी काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा, इसकी हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली है। आज हम कुछ और केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं जो वाटर की केमिकल रिएक्शंस को, इसकी वाटर की प्रॉपर्टीज को प्रूव करती है। तो रिएक्शन हम देख लेते हैं बच्चों। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों? हाँ, तो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन का मतलब है अगर कोई कंपाउंड, इफ एनी कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर। अगर कोई कंपाउंड वाटर से रिएक्ट करता है, इफ एनी कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास में एक एसिड बनेगा H2SO3। H2SO3 मैंने लिखा है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। इसी टाइप से फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं तो हमें मिलेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन किस टाइप से होता है ये भी आप लोग देख लीजिए। हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब है बच्चों, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट होता है, इफ क्रिस्टलाइन वाटर इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, देन द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बताते हैं बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रीन विट्रोल का। ग्रीन विट्रोल। और आपने नाम सुना होगा ब्लू विट्रोल का। ग्रीन विट्रोल क्या होता है? फेरस सल्फेट डॉट 7H2। ब्लू विट्रोल आपने नाम सुना होगा। ब्लू विट्रोल क्या होता है? कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2। ये मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट का। तो एक मॉलिक्यूल के साथ में 5 क्रिस्टलाइन वाटर एडेड है। फेरस सल्फेट का एक मॉलिक्यूल के साथ में 7 क्रिस्टलाइन वाटर एडेड है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइन वाटर। और इस टाइप से अगर वाटर किसी भी कंपाउंड के साथ में, आयनिक कंपाउंड के साथ में जुड़ के एक कंपाउंड बनाता है जिसके साथ में क्रिस्टलाइन वाटर होता है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रेट्स। क्या कहते हैं? हम उसे हाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है। इसी टाइप से सोडियम कार्बोनेट के साथ में भी वाटर के मॉलिक्यूल एडेड होते हैं। इसी टाइप से आपने एलम का नाम सुना होगा। एलम, है ना? एलम जिसको हम बोलते हैं फिटकरी, पोटास एलम। तो उसके साथ में भी 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं। उसकी स्ट्रक्चर में 24 वाटर के मॉलिक्यूल एडेड होते हैं। तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हैं जिसमें क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन वाटर होता है। और उस टाइप के हाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको?
तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जो कि वाटर की केमिकल रिएक्शंस को प्रूव करती है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। आप सभी बच्चों को पता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम का अगर ऑक्साइड होगा तो वो वाटर होगा, जो नॉर्मल वाटर हम डेली यूज करते हैं वही वाटर है ये। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड में क्या होगा, हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है, सेकंड आइसोटोप कौन सा है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर बनाता है तो उसे हम बोलते हैं हैवी वाटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मतलब हैवी वाटर को प्रिपेयर कैसे करें, प्रिपरेशन ऑफ D2। तो देखो ध्यान से समझेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड और इम्पोर्टेंट मेथड है बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वाटर का क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो जितनी भी उसके अंदर हाइड्रोजन होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमें तैयार करना होगा। यहाँ पे एक सेल लगाना होगा, बैटरी, स्विच, कैथोड और एनोड लगाने होंगे। फिर इसमें हमने ये वाटर ले लिया और कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें हम ऐड करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर देंगे। वाटर है ये, नॉर्मल वाटर H2O, इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। अब वर्ड लिखा हुआ है प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है ना वो काफी लंबे टाइम तक करवाना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम काफी लंबे टाइम तक करवाएंगे वाटर का, जो नॉर्मल वाटर होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या मिलेगी बच्चों, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमें मिलेगी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें मिलेगी एनोड पे। एनोड पे हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। हाँ, तो हमने बताया था बच्चों के प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हमें नॉर्मल वाटर का। तो नॉर्मल वाटर का प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, कैथोड पे हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस, ये एनोड पे मिलेगी। तब काफ़ी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो बाद में इस वाटर की जो क्वांटिटी है ना वो घट के बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम क्वांटिटी में वाटर रह जाएगा। अब इसका अगर हम कंटिन्यू इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं फिर हमें क्या मिलेगी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलेगा। ये जो वाटर के अंदर जो रिमेनिंग वाटर रहेगा बचा हुआ, वो कौन सा वाटर होगा, वो रिमेनिंग ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा, मतलब हेवी वाटर होगा। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम हेवी वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसका प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने का रीजन क्या है, सबसे पहला तो ये है प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद हमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलता है। इसका रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है कि जो H+ आयन है ना, H+ आयन का मतलब है प्रोटॉन। आप लोगों को पता है वाटर में, नॉर्मल वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, पता है आपको, पता है ना। तो जो प्रोटॉन होता है, ये जो प्रोटॉन है अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, H+ आयन बनेगा, इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो इसका साइज बहुत छोटा होता है, और साइज छोटा होने की वजह से इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करवाएंगे तो इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरा इसका रीजन है कि जो H+ है ना, H+ इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पोटेंशियल ड्यूटेरियम पॉजिटिव के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इस वजह से ये H+ पहले बाहर निकल जाएगा और ये बाहर नहीं निकल पाता, ये पानी के अंदर ही रहता है। तीसरा इसका रीजन है हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं
वो बहुत रेपिडली कंबाइन करते हैं। हाइड्रोजन जो एटम है ना, H+ एटम, मतलब H+, ये प्रोटॉन, और दूसरा H+, ये जब बाहर निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H+ बना लेंगे, हाइड्रोजन का एटम बना लेंगे। अब हाइड्रोजन के एटम जो है ना, बहुत फास्टली कंबाइन करते हैं, और बहुत फास्टली कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस बनाने की वजह से हाइड्रोजन गैस पहले से ही बाहर निकल जाती है। बचा हुआ पानी रहेगा, उसमें क्या रहेंगे, बचा हुआ जो पानी रहेगा, जब काफी लंबे समय तक जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लेंगे, तो जो रिमेनिंग वाटर रहेगा, उसी वाटर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हैवी वाटर कहेंगे। अब इसकी हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हमें इसको हैवी वाटर कहते हैं। अब हैवी वाटर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कलरलेस होता है ये, जैसे पानी है ना वैसे ही होता है ये दिखने में। कलरलेस है, टेस्टलेस है, कोई इसका टेस्ट नहीं है, कोई इसमें ऑर्डर नहीं है, कोई इसमें स्मेल नहीं आती, कोई इसमें किसी टाइप की खुशबू नहीं आती, कोई इसमें किसी टाइप की बैड स्मेल नहीं आती। ऑर्डरलेस है ये। और टेस्टलेस है, इसमें किसी टाइप का कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे पानी पीते हैं हम, तो पानी का कोई टेस्ट नहीं है ना, वैसे ये भी क्या है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है। पानी जैसे ही लिक्विड होता है, लेकिन इसकी विस्कोसिटी, इसकी जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी इज मच मोर एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर की कंपेरिजन में इसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है। अब विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब ये ज़्यादा डेंस होता है। कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है। दिखने में हमें लगता है जैसे ऑयल होता है ना, ऑयली सब्सटेंस लगता है हमें, वैसे ऑयली नहीं होता, पानी है ये, लेकिन ये ज़्यादा विस्कस होता है। ज़्यादा विस्कस का मतलब है ज़्यादा गाढ़ा होता है। क्या होता है ये, गाढ़ा होता है, गाढ़ा। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने वाटर के लिए पढ़ा था 78.37, ये हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर। इसी वजह से वाटर को, जो नॉर्मल वाटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट। लेकिन ये जो हैवी वाटर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब एक और हम पढ़ लेते हैं इसका जो, इसको हैवी वाटर कहने का रीजन क्या है। इसको हैवी वाटर कहने का रीजन ये है कि ये जो है ना वाटर, ये नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी होता है। वेट में भी हैवी है, नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी होता है, इस वजह से इसको हैवी वाटर कहते हैं। अगर हम 1 लीटर वाटर ले लें, 1 लीटर हमने नॉर्मल वाटर ले लिया, और 1 लीटर हमने ले लिया ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, हैवी वाटर ले लिया, इसका वेट आएगा सपोज 1 किलोग्राम, तो इसका वेट आएगा 1 किलोग्राम 100 ग्राम, 1 kg 100 ग्राम, मतलब इसका वेट आएगा 1100 ग्राम, और इसका वेट आएगा 1000 ग्राम। तो इतना फर्क रहता है। तो डीवी हेवी वाटर D2O, इसका मोलिकुलर मास भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका मोलिकुलर मास है 20.276 ग्राम पर मोल। और नॉर्मल वाटर का मोलिकुलर मास बता दीजिए बच्चों, जल्दी से चैट में लिख के जल्दी से नॉर्मल वाटर का मोलिकुलर मास बता दीजिए। किस किस बच्चे को नॉर्मल वाटर का H2O का मोलिकुलर मास पता है, जल्दी से लिख दो। अर्पिता ने लिखा है, साहिल ने लिखा है, बाकी को नहीं पता। 18 ग्राम पर मोल। जो 18 ग्राम लिख रहे हैं ना, वो गलत है। 18 ग्राम पर मोल होगा। मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। 1 मोल का वेट होगा 18 ग्राम। अगर 1 मोल
पानी ले ले, नॉर्मल पानी, ये H2O, तो इसका वेट करेंगे तो आएगा 18 ग्राम। 1 मोल अगर हम D2O ले ले, उसका वेट करें तो उसका वेट आएगा 20 ग्राम। तो कौन हैवी है ज़्यादा? D2O ज़्यादा हैवी है ना, इस वजह से इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हैवी वाटर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी बच्चों को? ठीक है, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हम देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जैसा इलेक्ट्रोलाइसिस हम पानी का करते हैं, पानी का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, नॉर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। इसी टाइप से अगर हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मतलब हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिलेगी ड्यूटेरियम प्लस ऑक्सीजन गैस। ये ड्यूटेरियम गैस है बेटा, ये क्या है? ड्यूटेरियम गैस। यहाँ पे D2 लिखा है ना, तो इसको हम बोलेंगे डाई ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे? डाई ड्यूटेरियम। सिर्फ डी होता है तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। D2 लिखा है, इसका मतलब इसको डाई ड्यूटेरियम कहेंगे। जैसे H2 है ना, इसे हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रोजन। अगर हम इसको हाइड्रोजन बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। ये हाइड्रोजन नहीं है बेटा, ये है डाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो H है। अगर आप हाइड्रोजन लिखते हैं कहीं पे भी या हाइड्रोजन बोलते हैं तो इसका मतलब मान लिया जाएगा हाइड्रोजन एटम से। और अगर आप डाई हाइड्रोजन बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 होता है, जिसे हम डाई हाइड्रोजन कहते हैं। और ये हाइड्रोजन है बेटा, और ये हाइड्रोजन का मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन एटम है। इसी टाइप से डी अगर लिखा है तो ये क्या होगा? सिर्फ ड्यूटेरियम होगा, ये सिर्फ ड्यूटेरियम ही है। और D2 कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है डाई ड्यूटेरियम। डाई का मतलब 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करें अगर हम हैवी वाटर का D2O का, हमें क्या मिलेगी? ड्यूटेरियम, डाई ड्यूटेरियम प्लस ऑक्सीजन गैस, ये हमें मिलेगी इलेक्ट्रोलाइसिस से। बात समझ में आया आपको सबको?